आपके बीच में मैं अभी 5-10 मिनट के अंदर बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। इस देश में सरकार बनाना चुटकियों का काम है, लेकिन बना वो सकता है जो जिसने साहब काशीराम को समझ लिया हो। तो मैं आपके बीच में आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। आपसे निवेदन है, आप पीछे बैठ कर आराम से मेरी बात को सुने। साथियों, लगभग 32 करोड़ लोग रोड पे उतरे थे। साथियों, अगर 32 करोड़ लोग रोड पे उतरे हैं, इसका मतलब कम से कम 50 करोड़ लोगों के दिमाग में जय भीम का नारा पहुंच चुका था, तब जाके 32 करोड़ लोग रोड पे उतरे थे। साथियों, इस देश में यह कहा जाता था कि जय भीम बोलने से किसी की सरकार नहीं बन सकती, जय भीम बोलने से एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, किसी की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन 2 अप्रैल के दिन के बाद आप लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया, अगर पहले जय भीम बोलने से किसी की सरकार नहीं बन सकती थी, तो आज की डेट में बिना जय भीम बोले भी किसी की सरकार नहीं बन पाएगी इस देश के अंदर। सम्मानित साथियों, आप लोग जानते होंगे इस देश की राजनीति गांधी जी के नाम से होती थी। कभी सभी नेता लोग टोपी को सिर पे रख के चलते थे गांधी जी की। सम्मानित साथियों, आज कोई भी पार्टी गांधी जी का नाम लेने को तैयार नहीं है। कहां चला गया ये गांधी जी का नाम? क्योंकि सबको पता है आज की डेट में गांधी की टोपी में वोट नहीं है, बल्कि अंबेडकर के कोट में वोट भरा पड़ा है। तो सभी कहते हैं कि मैं भी बाबा साहब को मानता हूं। साथियों, ये तुम्हारी ताकत है। आप लोग अपने आप को किसी भी तरीके से कमजोर मत मानिए। आप लोग इस देश में बहुत उच्च कोटि के समझदार लोग हो, अपनी ताकत को पहचानो, कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। देखिए समझता कैसे है, आप कमजोर कैसे समझता है। एक बात सुनो, उसके बाद अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा, फिर अपने साथियों के ऊपर भी बोलूंगा। आपने टीवी में देखा होगा, एक शेर एक भैंसे का शिकार कर लेता है। कब करता है? जब भैंसा डर के भागता है। और अगर कभी कभी भैंसा उल्टा शेर की तरफ पलट जाता है, तो कभी शेर भैंसे का शिकार नहीं कर पाता है। मेरे समाज के लोगों, आप लोग इन मनुवादियों से डर के मत भागो। डर के भागोगे तो ये तुम्हारा शिकार कर लेंगे, उल्टा पलट जाओगे। तो आपने देखा होगा टीवी में, कभी कभी भैंसा जब अपनी सींग पे आ जाता है तो सींग पे रख के शेर को 10 फुट दूर फेंक करके मारता है। इतनी ताकत है मेरे समाज के लोगों। आपको किसी को भी डर के निकलने की जरूरत नहीं है, उल्टा पलटना होगा। और जहां तक कि मेरे वीर सपूतों की बात है, आप लोग जानते होंगे 32 करोड़ लोग रोड पर उतरे, मीडिया में आकार मच रहा था। इस बात से आकार नहीं मच रहा था कि 32 करोड़ लोगों ने देश को बंद किया, बल्कि आकार इस बात पे मच रहा था कि इन लोगों ने बंद कर दिया, इन लोगों ने बंद कर दिया। तो सम्मानित साथियों, उन्होंने क्या किया? हमारा मनोबल तोड़ने का काम किया। कैसे? सबसे पहले लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज से तुम्हारे ऊपर बात नहीं बनी तो पत्थर फेंक के मारे, पत्थर से बात नहीं बनी तो लठ फेंक के मारे, लठ से भी तुम लोग नहीं रुके तो तुम्हारे ऊपर गोली मारने का काम किया। और जब गोली से भी तुम्हारी बात नहीं बनी तो लगभग 25,000 नौजवानों को जेल में बंद करने का काम किया, आपका मनोबल तोड़ने का काम किया। लेकिन हमारे साथियों ने सोचा कि अगर मनोबल टूट गया तो इस दुनिया में कुछ बचता नहीं है किसी के पास। हमारे संत रविदास जी ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो अपने मन से हार गया वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता, और जो अपने मन से जीत गया उसको कभी दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, हमने सोचा इन लोगों ने हमारे तेरे भाइयों को जान गंवाने की जो इन्होंने परिस्थिति तैयार करी, हमने सोचा कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी का और नौजवान साथियों का मनोबल न टूट जाए। तो समाज के लोगों ने सोचा ये जो तेरे बच्चे शहीद हुए थे, ये अपने नाम के खातिर शहीद नहीं हुए थे,
अपने परिवार की खातिर उन्होंने जान नहीं दी थी, इन्होंने जान समाज की खातिर दी थी। तो समाज की ड्यूटी बनती है उनके मम्मी पापा को सम्मान देना कि जाओ हम आपको वचन देते हैं, कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करना, ये पूरा बहुजन समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, इनका मनोबल बढ़ेगा। अभी दिल्ली में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, वहां पे हम लोग मेरे बोलने के बाद जब मैं बैठा, एक बच्चे की माँ उठ के आई, उस पर रुका नहीं गया, उसने मंच पे आकर के कहा कि अगर मेरे पास और बच्चे होते तो मैं उनको भी बाबा साहब के नाम कुर्बान कर देती। सम्मानित साथियों, ये होता है मनोबल। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिस समाज के अंदर त्याग और बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान नहीं होता, उस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा होने बंद हो जाते हैं। और जिस समाज के अंदर त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा नहीं होते हैं, उस समाज के अधिकारों को तुम ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए आपको अपने समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। और सम्मानित साथियों, एक बात आप लोग जानते होंगे, बाबा साहब ने कहा है, जो समाज अत्याचारों को सहन करता करता अपनी जिंदगी गंवा देता है, उसकी अगली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाती हैं। ध्यान से सुनिए, जो समाज अपने समाज पे होने वाले अत्याचार को सहन करते करते अपनी जिंदगी बिता देते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां गुलाम और दास बन जाती है। और जो समाज अपने समाज के अधिकारों के प्रति अधिकारों से संघर्ष करते करते, विरोधियों से संघर्ष करते करते अपनी जान दे देते हैं, उस समाज का बदला लेने के लिए अगली पीढ़ी तैयार रहती है। आज आप लोगों ने देखा होगा सम्मानित साथियों, हमारे समाज के नौजवानों ने, तेरे भाइयों ने अपनी जान दी है, तब जाके ये आपका SC/ST एक्ट सक्षम बच पाया है। मैं बताना चाहता हूं विरोधियों को, जो समाज अपने अधिकारों के प्रति अपनी जान दे सकता है। आप लोग जानते होंगे, एक समय ऐसा था, मान्यवर साहब काशीराम जी के पास में साइकिल में पंचर लगाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उस आदमी ने 1989 में जाकर के कहा, इस दुनिया की सबसे सस्ती सवारी हेलीकॉप्टर होता है। आप जानते होंगे, जानते हो हेलीकॉप्टर को सबसे सस्ती सवारी कब बताई उस आदमी ने? क्योंकि उससे पहले वो शख्सियत उस दौर से गुजरे जिसके आदमी के पास में 50 पैसे साइकिल में पंचर लगाने के लिए नहीं थे। इसलिए आप लोग ऊंचा सोचना शुरू करो। एक बार मान्यवर साहब काशीराम प्लेटफार्म पे उतरते हैं, एक आदमी देखा, बड़ा बेचारा बूढ़ा सा आदमी, उसने रोटी को रोल बना करके वो ऐसे करके खा रहा था। मान्यवर साहब काशीराम जी ने पूछा, भैया आप तुम क्या खा रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, साहब मैं चटनी रोटी खा रहा हूं, साहब मैं चटनी रोटी खा रहा हूं। उन्होंने रोटी पकड़ी उसके हाथ से, उसको खोल के देखा और तब बताया कि भैया इसमें चटनी तो है ही नहीं, तू ये कहता है कि मैं चटनी रोटी खा रहा हूं, लेकिन तेरी रोटी में चटनी तो है ही नहीं। तो उस आदमी ने कहा, साहब चटनी नहीं है इस रोटी में, लेकिन मेरा दिमाग अंदर से ये सोचता है कि इसके अंदर चटनी है। जब मैं ये सोचता हूँ इसमें चटनी है तो मेरी मिर्चों को थोड़ी सी चरपराहट सी महसूस होती है और ये रोटी अंदर चली जाती है। तो तब मान्यवर साहब काशीराम ने कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर सोचना है मेरे भाई, तो अगर सोचना ही है तो मुर्गा रोटी सोच ले भाई, बकरा रोटी सोच ले भाई, ये नहीं खाता है तो कम से कम मटर पनीर और रोटी सोच ले। तो मेरे समाज के लोगों, सोचना है तो बड़ा सोचो, कभी सोचा छोटा मत सोचो। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। आप वे लोग हो जिसने इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर जाट, गुजर, यादव, लोधे, कुर्मी, पटेल, पाल, गडरिया, बघेल, इस प्रकार की जातियों को राजनीति करना सिखाया है। आप ऐसे समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग हो, अपने आप को मानना है बड़ा मानना, कभी छोटा मत मानना। और मेरे हरियाणा के लोगों, मैं तुम्हारे बीच में काफी दिन से थोड़े समय में आ रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं, आपकी दुखी, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान बताना चाहता हूं, कैसे आपको समाज को जाकर के समझाना है। मैं अभी हरियाणा में, कल मैंने मीटिंग ली, एक साथी ने मुझसे कहा कि जाके दूसरों को समझाओ, अपने तो समझे पड़े हैं। मैंने उनसे पूछा,
भाई एक बार आपके चुनाव में यहाँ पे 14% वोट आए थे, पिछली बार कितने आए थे? 1.5%। वो कहाँ चला गया? मैंने उनसे पूछा। तो आप लोग को भी समझाना है, ये समाज हमारा मोटी मोटी बात समझता है। आप लोग मुर्गी को जानते होंगे, मुर्गी को तड़वे में बंद कर देता है इंसान और सुबह 6 बजे खोलता है। जैसे ही वो खोलता है, मुर्गी घर से बाहर निकलती है, पड़ोसी के घर में घुस जाती है, वहां का चुक्का पानी खाती है, पूरे दिन बाहर रहती है। लेकिन जब अंडा देने का समय आता है तो कहां आती है? मालिक के घर पे आती है, नहीं आती? क्यों भाई चौधरी बताओ, मालिक के घर पे आती है या नहीं आती? मालिक के घर पे आती है। मुर्गी का भेजा 25 ग्राम का होता है, वो जानती है खाना पीना दूसरों का है और अंडा अपने मालिक को आकर के देना है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारा दिमाग तो 250 ग्राम का होता है, लेकिन मेरे समाज के लोग पूरे 5 साल अपना खाते पीते हैं, अपना बखेरते हैं, अपना फैलाते हैं और अंडा रूपी वोट देने का समय आता है तो कांग्रेस और बीजेपी के पाले में चले जाते हैं। इस प्रकार से तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो पाएगा मेरे समाज के लोगों। मैंने आपके मकान आकर के देखे हैं, आपके मकान मजबूत है। आप कम से कम 1 महीने के अंदर 500 रुपए का तंबाकू पी जाते हैं, 500 रुपए का तंबाकू आप लोग पी जाते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीने के बड़े शौकीन हैं। मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मान्यवर साहब काशीराम जी की बात को समझो। मान्यवर साहब काशीराम ने देखा ये समाज राजा कैसे बनेगा, इसको मैं राजा बनाना चाहता हूँ। ये आग पे बैठा हुआ तापता है, अब बात दूसरों की करता है। क्या करता है? उसके पास बहुत जमीन है, उसके पास बंदूक बहुत बड़ी है, उसकी मूंछ बहुत मोटी है। सम्मानित साथियों, उन्होंने देखा कि ये तो समाज जब बात ही दूसरे की करता है तो कभी राजा नहीं बन पाएगा। तो साहब काशीराम ने अध्ययन किया, इसको मैं किस बिंदु पे बात कराऊं? तो उन्होंने कहा उनकी बात छोड़ दो, अपनी बात करनी शुरू करो। जब आपकी आग तुम्हारी है, आपका समय तुम्हारा है, आपका सारा ये लकड़ी तुम्हारी है, कंडा तुम्हारा है, तो बात दूसरों की करते हो क्यों करते हो? जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें ज्योतिबा फूले देता हूं, उसके ऊपर बात करना शुरू कर देना। मैं तुम्हें छत्रपति साहूजी महाराज देता हूं, बिरसा मुंडा देता हूं और बाबा साहब देता हूं। आग तापते तापते इन लोगों के ऊपर बात करते शुरू कर देना और जिस धुएं को पी करके तुम हवा में उड़ा देते हो, जिस गुटके को खा के तुम जमीन को थूक देते हो, उस हुक्के के धुएं को काशीराम की झोली में डाल लेना। उसके बदले में मैं तुम्हें एमएलए बना के दूंगा, मंत्री बना के दूंगा, एमपी बना के दूंगा, मुख्यमंत्री बना के दूंगा और मेरी चल गई तो इस देश का प्रधानमंत्री भी मैं तुम्हें बहुत सस्ते में बना करके दूंगा। मेरे समाज के लोगों, ठीक इसी प्रकार से मान्यवर साहब काशीराम किसी नौजवान की तलाश में थे। नौजवान तो मिल नहीं पाया, एक लड़की मिली, वो सोचती थी मैं डीएम बनके समाज की सेवा करना चाहती हूँ। साहब काशीराम ने कहा बेटा ये डीएम तो सीएम का गुलाम होता है, तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे डीएम नहीं सीएम बनाने का काम करूंगा। सैकड़ों डीएम तेरे आगे पीछे फाइल लेकर के घूमेंगे। उसी दिन 21 साल की लड़की ने ये वचन दिया कि जाओ साहब काशीराम, ये मायावती तुमको वचन देती है, आज के बाद ये मायावती कभी अपने पैरों में पायल नहीं पहनेगी, आज के बाद ये मायावती कभी हाथों में चूड़ी नहीं पहनेगी, आज के बाद ये मायावती कभी गले में मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, आज के बाद ये मायावती कभी मांग को सिंदूर से भरने का काम नहीं करेगी, जिंदगी भर कुंवारी रहेगी और समाज के उत्थान के लिए काम करती रहेगी, ना तो कभी बिकेगी ना कभी झुकेगी। ऐसे ऐसे नेताओं को तुमने जन्म दिया है। मेरे समाज के लोगों, अपनी ताकत को पहचानो। जैसे भैंसे को अपनी ताकत का पता नहीं होता, चुनाव चिन्ह हाथी को पता नहीं होता, इसलिए आप लोग अपनी ताकत को पहचानो। अब मैं तुमको बताता हूं कैसे बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, सारी समस्याएं कैसे समाधान होगा। 1 मिनट की बात है, इसको सुन लो, आप लोग भी समझो, इसको जाके समाज में समझाना। क्यों? मनोबल सबसे बड़ी चीज होती है सम्मानित साथियों। मनोबल बढ़ाना है आपको अपने वोटर का, उसको समझाना है कि मान्यवर साहब काशीराम के भारत की राजनीति में आने से पहले उन लोगों की सरकार बनती थी जिनके एमपी एमएलए ज्यादा होते हैं, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम ने उन लोगों की सरकार बनानी शुरू कर दी जिनके एमपी एमएलए कम होते हैं। कितने कम तक? 1 से कम कोई हो सकता है? बताओ चौधरी, बताओ, तुम सुन भी रहे हो, कुछ नहीं सुन रहे। 1 से कम तो कोई हो नहीं सकता। और सुनो, चौधरी बोलना शुरू करो अपने आप को चौधरी।
चौधरी किसी की जात नहीं होती। जाट भी बोल सकता है, यादव भी बोल सकता है, लोधी भी बोल सकता है, गुजर भी बोल सकता है। इसका मतलब चौधरी किसी की जात नहीं होती। चौधरी बोलना शुरू करो अपने आप को, चौधरी अंदर से महसूस करना शुरू करो। मेरे नौजवान साथियों, हुक्का पीते हो तो किस बात की कमी है तुम्हारे पास में, बताओ। मैंने तुम्हारे हुक्के देखे हैं, इतने शानदार हुक्के हैं तुम्हारे लड़के इतने सुंदर सुंदर हैं, तुम्हारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हो। फीलिंग करना शुरू करो। इस दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन ये चालाक किस्म के लोग तुमको भ्रमित करने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाले का भजन करो, भक्ति से बड़ी शक्ति कहीं नहीं है। मैं बताता हूं कौन है ऊपर वाला। इस प्यार से चलते हुए आओ और ऐसे निकलते हुए आओ, ये होता है ऊपर वाला। इससे ऊपर दुनिया में कोई नहीं होता। अपनी ताकत को पहचानो। कैसे? देखिए, ये मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट से, इस वाले हिस्से से, इस बटन से, ऊपर वाले हिस्से से जो आदमी काम करता है वो 1 मिनट में 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। और जो आदमी इस बटन से नीचे वाले हिस्से से काम करता है वो पूरे 12 घंटे काम कर लेना, 200, 400, 500 रुपए से ज्यादा कभी कमा नहीं पाओगे। वो भी रोजगार मिला ना मिला, झाड़ी मिली ना मिली। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? इन चालाक किस्म के लोगों ने कहा वो है ऊपर वाला, उसका भजन करो। सब जानते हैं इस दुनिया के अंदर ताकत की पूजा होती है। ताकत को तुम ढूंढते कहां हो? ताकत को तुम खेत में ढूंढते हो, आप लोग नौकरी में ढूंढते हो, बिजनेस में ढूंढते हो। ताकत खेत में नहीं होती, ताकत नौकरी में नहीं होती, ताकत बिजनेस में नहीं होती, ताकत देवी देवताओं में भी नहीं होती, ताकत मंदिरों में भी नहीं होती। अगर ताकत मंदिरों में होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के मंदिर को छोड़ के मुख्यमंत्री नहीं बनता। अगर ताकत मंदिरों में होती तो मेरे समाज के लोगों, साथियों, ताकत का केवल एक ही स्थान है जिसका नाम है राजनीति। राजनीति 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 करना सीखो मेरे समाज के नौजवानों। तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है जिसके दम पे तुम अपने अत्याचार का सफाया कर सकते हो। आपके पास केवल बाबा साहब का एक आंदोलन है, उसके दम पे चलते हुए तुम्हारे पास वोट का अधिकार है। तुम्हें कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं है। तुम हाथी वाला बटन अपने गांव में दबा देना, मोदी दिल्ली में बैठा हुआ मर जाएगा। मेरे समाज के लोगों, आप हाथी वाला बटन अपने घर पे दबा देना, अपने गांव में दबा देना, चंडीगढ़ में बैठा हुआ मुख्यमंत्री तुम्हारा खट्टर मर जाएगा। मेरे समाज के नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में जब ताकत राजनीति में है तो उसको समझना है। मान्यवर साहब काशीराम ने उन लोगों की सरकार बनानी शुरू करी जिनके एमपी एमएलए कम होते हैं। झारखंड के अंदर जानते होंगे 85 एमएलए की सीट थी, कांग्रेस जीत गई 42, बीजेपी जीत गई 42, एक जीत गया निर्दलीय, हो गए पूरे 85। सरकार बनती है 43 पे, दोनों जीते 42-42। कांग्रेस ने कहा अपना समर्थन मुझको दे दे, मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा। बीजेपी ने कहा उसको मत देना भाई, मुझको दे दे, मैं कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, बड़े बड़े 4 मंत्रालय दूंगा। साहब काशीराम के पास बात पहुंची, वो आदमी साहब काशीराम के पास पहुंचा। साहब काशीराम ने कहा कि अरे मेरे भाई तू, मैं तुझको समझाना चाहता हूं, जाकर के कांग्रेस बीजेपी के लोगों को समझा दे। मैं भी चाहता हूं दोबारा चुनाव ना हो, मैं भी चाहता हूं जनता का पैसा खराब ना हो, मैं भी तुम्हें समर्थन देना चाहता हूं। एक बोला 42 से, एक बोला 42 से। ध्यान से सुनो, मान्यवर साहब काशीराम ने समझाया कि जाकर के कह दे कि मैं तुम्हें समर्थन तो दे दूंगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अकेला था, नाम था मधु कोड़ा, 42 वाले फेल, एक अकेला पास। क्यों? दिस इज द ईरा ऑफ काशीराम। ये काशीराम का जमाना है। अब ज्यादा वालों की नहीं, कम वालों की सरकार भी बन सकती है। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 1995 के अंदर बीजेपी के 150 आए थे, बहुजन समाज पार्टी के 67 एमएलए जीत के आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा काशीराम मुझको समर्थन देगा, लेकिन काशीराम साहब ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी ये जगजीवन राम नहीं है, इसका नाम है काशीराम। मैं जानता हूं अगर मेरी सरकार तेरे बिना नहीं बन सकती तो तेरी सरकार भी मेरे बगैर बनने वाली नहीं है। और आपको मालूम होगा 150 वाली बीजेपी सरकार ने 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के अंदर 67 एमएलए रखने वाली बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया और 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया।
किसकी सरकार बनी? ज्यादा वाले की या कम वाले की? कम वाले की सरकार बनी। सम्मानित साथियों, आपको मालूम होगा आदरणीय बहन जी ने साहब के कहने पर बीजेपी की सरकार एक सीट से गिराई थी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 40 वाला चंद्रशेखर देश का प्रधानमंत्री बनाया था साहब काशीराम ने, उसके बाद उसको हटाया। 20 वाला इंद्र कुमार गुजराल बनाया, उसके बाद उसको भी हटाया। 10 वाला एलजी देवगौड़ा बनाया, फिर उसको भी हटाया। सम्मानित साथियों, आप जानते होंगे क्यों उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। वहां पे मीडिया कम से कम 70 सीट बता रही है। 70 को छोड़ दो, 50 सीट तो कम से कम हो, हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए जा रहे हैं। कम से कम भी माना जाए तो सम्मानित साथियों, हम कहेंगे जब 40 वाला चंद्रशेखर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, 20 एमपी रखने वाला इंद्र कुमार गुजराल बन सकता है और 10 एमपी रखने वाला एलजी देवगौड़ा बन सकता है, तो 50 सांसद रखने वाली बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री कैसे नहीं बन सकती? रावण को समाप्त करने के लिए इन्होंने राम पैदा किया और कंस को समाप्त करने के लिए कृष्ण पैदा किया। रहसे रावण रहसे राम, कैसे कंस कैसे कृष्ण। उसी का बदला लेने के लिए इस बहुजन समाज के लोगों ने आज के युग में जब B4 बापू का आतंक फैल रहा था इस देश में, तो उसको समाप्त करने के लिए इस गुजत ने B4 बाबा साहब को भेजने का काम किया था। सम्मानित साथियों, ये प्रकृति का नियम है। और ठीक आज इसी प्रकार से जब इस देश में M4 मोदी का आतंक चल रहा है, तो M4 मोदी के आतंक को समाप्त करने के लिए M4 मायावती बहन जी को भेजने का काम हुआ है। इसलिए सम्मानित साथियों, ये चालाक किस्म के लोग हमारे संविधान को बदलने की फिराक में घूम रहे हैं। उनके लिए कहना चाहता हूं, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे? संविधान बदलने से पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। ये आशा उम्मीद करते हुए जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने मनोबल को बढ़ाओ, अपने दिमाग में ठानो। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा, उसके दिमाग में आई मैं राजा बनना चाहता हूँ। वो पादरी के पास चर्च में जाता है और ये कहता है, पता पादरी, क्या मैं जर्मन का राजा बन सकता हूँ? पादरी ने कहा, वहां के पंडित जो बोलते हैं वहां पर, वहां के पुजारी ने कहा, नहीं तुम नहीं बन सकते। बोले क्यों? आपकी हाथ की रेखा ऐसे है, ऐसे की जगह ऐसे होती तो तुम इस देश के राजा बन सकते थे। वो फौजी था, उसने अपनी कृपा निकाली, ऐसे रखी और ऐसे हाथ पे चीरा मार दिया, पूरा हाथ लहू लुहान होगा। फिर बोला, पता पादरी, अब मैं देश का राजा बन सकता हूं? तो पादरी ने कहा, यस, अब आप इस देश के राजा बन सकते हो। क्यों? आपने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि किसी भी कीमत में मुझे देश का राजा बनना है। मेरे नौजवान साथियों, अगर आप लोग चाहते हो इस देश में आपका नाम हो, दुनिया आती है, दुनिया चली जाती है, जीवित वो रहता है जैसे हमारे समाज के नौजवान साथियों को इन चालाक किस्म की सरकारों ने मरा हुआ घोषित करने का प्रयास किया था, लेकिन आप लोगों ने इनको अमर करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मोदी के लिए कहना चाहता हूं, बहन जी के लिए कहना चाहता हूं, जो मोदी ये कहता था पहले मैं चाय बेचता था, उसके लिए आखिर में कहना चाहता हूं, बहना तेरे सम्मान में पलके बिछा के छोड़ेंगे, 2014 का बदला 19 में लेकर के छोड़ेंगे। अभी तो तेरे नौजवान भाइयों ने राजनीति में कदम रखा है, 2019 में तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने के बाद इस नरेंद्र मोदी से फिर से चाय बिकवा करके छोड़ेंगे और कोई नहीं बचा। M4 मोदी, M4 माया। मेरे नौजवान साथियों, अपने अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहते हो बॉर्डर पे, तो आपको मालूम होगा, कई साथियों ने बताया होगा, जब सारे बॉर्डर सील है, सारी तुम्हारी सिक्योरिटी लगी हुई है, तो 350 किलो बारूद कहां से आ गया? इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, बातें तो बहुत सी हैं, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। ये आशा और उम्मीद करते हुए सभी नौजवान साथी, जैसा संसाधन है, जैसे आपके पास एनर्जी है, जैसा आपके पास समय है, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके बहन जी को PM बनाने के लिए काम करो, आपका उद्धार हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना आप जानते हैं सारी एजुकेशन खराब हो गई। बाकी मैं आपके बीच में आता रहूंगा, हम लोग कैडर कैंप लगाएंगे, छोटे छोटे पार्टी को तैयार करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।